हेलो एवरीवन। आज हम टीईटी फर्स्ट के मैथमेटिक्स के पेपर के सॉल्यूशन के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 96 तक कल हमने क्वेश्चन किए थे। अब देखिए 97वां क्वेश्चन यानी 97वां प्रश्न क्या है, इसको देखिएगा। 97वां क्वेश्चन है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर होगी 6%, 8%, 3% और 5%। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ब्याज की दर निकालना है और 5 वर्षों का साधारण ब्याज और मूलधन का यानी मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात दिया। तो सीधे सीधे जो दिया है उसको लिखिए। इसमें क्या करते हैं, देखिए मूलधन अनुपात 5 वर्षों के साधारण ब्याज। ये बोर्ड वहां एग्जाम में इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर शॉर्ट में लिखेंगे मूलधन अनुपात ब्याज सीधे। इसको मैं वैसे ही कर देता हूं। अभी फिलहाल यहां देख लीजिएगा 10:3 है। तो मूलधन माना P मान लो मूलधन को, और देखो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो PRT/100 होता है। P मूलधन है, R रेट है और T टाइम है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये बराबर है 10:3। ये ध्यान दीजिएगा। दर वैसे दर ये जो 100 है दर की वजह से आया है क्योंकि परसेंट में होता है दर। PRT भी लिख सकते हैं चाहे तो इसको हम, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए जरूरी है कि अपॉन 100, नहीं तो बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, P ही लिखिए आप, P अनुपात है और बट्टे कर दीजिएगा इसको PRT/100। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले एक काम कर दीजिएगा, P जो दिया है उसको पुट करिए वैल्यू। P नहीं दिया है, P रहने दीजिए। R नहीं दिया है, R निकालना है। और T दिया है 5 दिया है, अपॉन 100 हो गया, इजिकल टू 10:3। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या करते हैं, इस P से भी P काटते अनुपात में इसे कट जाता है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ भी 3 से 10 नहीं कटता है। अगर कटने वाला होता तो काट देते इसको। तो यहां पर बचेगा 1, तो ये आ गया 1 बट्टे कर दें सीधे 1/5 से इसको काट दें 20 बार, तो R/20 हो गया। ये कितना हो गया, R/20 हो गया, बराबर आ गया आपका 10/3। ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा 1/R/20 बराबर 10/3। तो अब इसको ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 गुणा 3 बराबर R/20 गुणा 10। 10 से इसको काट दीजिए 2 बार, और ये आ जाएगा आपका 3, 2 इधर आ जाएगा। 3 गुणा 2 बराबर R आ गया। उल्टा लिखिए, R बराबर 6% वार्षिक हो गया। इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये एक मेथड बताई मैंने कि बनेगा ऐसे। इसका कैलकुलेशन इतनी जल्दी आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, P रेशियो PRT/100 इजिकल टू 10:3। यहां पर P से P कट कैंसिल कर दिया, R बचा और T की जगह 5 रख दिया। 5 से 100 को 20 बार काट दिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ये रेशियो को हम बट्टे में लिखते हैं। 1 इतना बराबर 10/3। 1 इतना बराबर 10/3। 1 गुणा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 के साथ गुणा होगा और R/20 जो है 10 के साथ गुणा होगा। तो R/20 इंटू 10। 10 से फिर से ये भिन्न में आगे देखिए, 10 से 20 को 2 बार काट दिया। 1 गुणा 3, 3 गुणा, अब ये 2 जो है यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया। 3 गुणा 2 बराबर R बराबर 6% वार्षिक। इसमें दे रखा है
पहला जो ऑप्शन है ए ऑप्शन 6% दे रखा है, तो यही ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को कम करके 2/3 कर देता है तो वह निश्चित यात्रा में 1 घंटा अधिक लेता है। सामान्य चाल से यात्रा करने में लिया गया समय है, ये निकालना है। सामान्य चाल से यात्रा करने में लिया गया समय 2.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा और 1.5 घंटा। तो अब इसमें कैसे निकालते हैं देखिएगा। क्या करते हैं हम, इसको ध्यान से देखिएगा। तो चाल को कर रहा है 2/3, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चाल और समय की बात करते हैं। तो समय को t मान लो, समय है t। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, ये सीधे सीधे फटाफट लिखेंगे फॉर्मूले में। समय t है और चाल को हम लिखते हैं x और दूरी को लिखते हैं y। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है y = xt, चाल गुणा समय। अब ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला लग रहा है यहां पर y = xt, और y जो है दोनों दशाओं में एक ही है। पहले भी y उतना ही होगा और दूसरी अवस्था में भी y उतना ही होगा। तो अब क्या करते हैं देखिए, चाल को क्या किया उसने, चाल पहले जो थी x थी और उसमें समय लग रहा था t, तो दूरी जो है y के बराबर ही हुई। अब दूसरी स्थिति में देखिए उसने क्या कर दिया, उसने करा चाल को 2/3 कर दिया, यानी 2/3 x हो गया चाल, x की जगह 2/3 हो गया, गुणा टाइम कितना लगा भाई, टाइम लगा 1 घंटा अधिक। ध्यान दीजिएगा, ये xt भी y है और ये भी इतना भी y के ही बराबर हुआ, क्योंकि दूरी सदैव उतनी ही है। उसी दूरी को तय करने के लिए उसने ये योजना बनाई। पहले तो x किलोमीटर प्रति घंटा या x मीटर प्रति सेकंड जो भी उसकी चाल थी उससे चला और t घंटे में उसने दूरी तय की, तो y डिस्टेंस को तय किया उसने। दूसरी स्थिति में क्या किया, चाल को घटाया तो समय को बढ़ा करके दूरी तो उसी दूरी को तय किया, ये दूरी वही है सेम। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया xt = 2/3 x गुणा t+1, यानी समय 1 घंटा ज्यादा लग गया। ये याद रखिएगा, ऐसे सवाल बनते हैं ये वाले क्वेश्चन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहां से लगेगा आपका, ये वाला फटाफट, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे सॉल्व करिएगा। देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं, xt और यहां पर भी x सब स्वतंत्र हैं। ये देखिए, ये गुणा में है और ये इससे जो है ये कट गया, ये x जो है ये कट गया, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बचा, यहां t बचा, t बराबर कितना आ गया, ये 2/3 t+1। ध्यान दीजिए, 3 को इधर ले आओ, 2 वहीं गुणा कर दो, 3t = 2 से पूरे को खोल दो, 2t + 2 एकम 2, तो 3t - tt को एक साइड कर दो, 2t = 2, तो ये आ गया t = 2। t क्या माना था, t समय माना था, तो 2 घंटा लगा उसको मूल दूरी तय करने में, यानी पहली स्थिति में ही तय करने में उसको 2 घंटा लगा, जब चाल क्या थी, x थी। जब चाल इतनी हो गई तब उसको तय करने में t धनी यानी 3 घंटा लगा होगा। तो यही निकालना है इसमें 2, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। ये आ गया होगा आपकी समझ में, इसको ठीक से देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है,
अगला 99th क्वेश्चन यानी 99वां क्वेश्चन है। 99वां क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। देखिए यह है, निम्न मापों में कौन त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तभी कहा मैंने सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं। तो नाप दे रखी है, पहली ए दे रखी है 2, 3 और 6 सेंटीमीटर की। दूसरा यानी बी दे रखा है इसने 3, 4, 6। तीसरा दे रखा है 3, 4, 7 और चौथा दे रखा है डी दे रखा है इसने 4, 6 और 12। हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज बनने की जो स्थितियां होती हैं, इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, ये अच्छा नहीं लग रहा इधर। ए, बी, सी और डी। हाँ, त्रिभुज बनने की जो स्थिति होती है वो होती है जो छोटी भुजाएं होती हैं, कोई भी दो छोटी भुजाएं, त्रिभुज की जो 3 मापें होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होते हैं। इन 3 भुजाओं में सबसे छोटी भुजा कौन लगे, सबसे बड़ी ये लग रही है, तो ये और ये, इसका और इसका जो योग है वो इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। यानी माना ये ए बी ए है और ये बी है और सी है, तो ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी। यानी ए धन बी का जो सम है वो तीसरी भुजा से अवश्य ही बड़ा होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा आ रहा है, और वो भी छोटी भुजाएं, सब में नहीं कह रहा हूं मैं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। अब आप ये कहेंगे कि 6 और 2 को मिला करके तो 3 से बड़ा आ रहा है, ऐसी नहीं बनेगा ये। दो छोटी भुजाओं का योग यदि बड़ी भुजा से बड़ा आ रहा है, अब इसको यूं समझिए आप, छोटी भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी यानी बड़ी भुजा से बड़ा आ रहा है, उसी कंडीशन में त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखिए एक छोटा सा यहां पर एग्जाम्पल देता हूं। मान लिया जाए ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 5 और सी डी ए सी बराबर 10, 5 4 9 10 है। तो ध्यान दीजिएगा त्रिभुज बनाना चाह रहे हैं हम इसमें। ए बी खींचिए 4, खींच दिया, या सबसे बड़ी भुजा खींचते हैं, नियम ये है इसका, 10 सेंटीमीटर खींच दिया। अब 10 सेंटीमीटर खींचा तो ए यहां से चाप ले लो 4 सेंटीमीटर का, यहां से 4 सेंटीमीटर ले लो, चाप आ गया 4 सेंटीमीटर। बी सी 5 सेंटीमीटर, यानी ये 10 है पूरा, यहां से यहां तक 10 है, तो यहां से यहां तक 4 आ गया, यहां से यहां तक ये 5 आ गया, 5 आ गया। तो यहां पर ये कटा तो त्रिभुज कहां बनेगा बताइए। त्रिभुज बनने के लिए जरूरी है कि इस भुजा से बाहर कहीं चाप ऐसे कटने चाहिए, तब हम इनको मिलाते। तो एक इसने यहां पर चाप काट दिया, इसने यहां पर चाप काट दिया, ये आपस में मिल ही नहीं रहे हैं। अगर बराबर भी होता तो यहीं पर मिलता, तब भी एक सीधी रेखा ही बनती, ऊपर और नीचे चाप काटते ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज नहीं बनता है। तो ये याद रखिएगा। इसमें छोटी भुजाएं देखिए, 3 2 5 6 नहीं बनता है, 4 3 7 6 से बड़ा है बनता है, 4 3 7 बराबर है नहीं बनता है, 6 4 10 12 छोटा है नहीं बनता है। तो किस में बनता है, बी में बनता है। बी ऑप्शन सही है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है 100th क्वेश्चन। अब 100वां क्वेश्चन देखिएगा, ये समझ में आ गया होगा आपके। 100वां क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, log
√2 log बेस में √2 की वैल्यू √8 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। देखिए प्राइमरी में पढ़ाना है तो हाई स्कूल इंटर लेवल का कम से कम ज्ञान आपको होना चाहिए, मैथ का कम से कम एलिमेंट्री मैथ का ज्ञान होना चाहिए। ये हाई स्कूल के एलिमेंट्री मैथ है तो वही दिया है, इसमें ध्यान दीजिएगा। log √2 बेस में है, ये बेस है log का, और log √8 की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, इसको इस रूट के रूप में बदल दिया जाता है। तो इसको भी हम क्या लिखते हैं, log √2 और इधर √2 की पावर 3 हो गई। अब आप कहेंगे कि साहब कैसे हुआ, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 ये √8 की वैल्यू है। √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद हम रूट कैसे लिख सकते हैं, √2 की कितनी वैल्यू हो गई, ये 3 वैल्यू हो गई। तो √2 की जो है 3 वैल्यू हो गई, ये ध्यान दीजिएगा, 3 पावर हो गई। तो √2 की 3 पावर है। तो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका रूल है कि log के बेस में और log के यहां पर दोनों अगर जो समान आते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाता है और इसकी वैल्यू आ जाती है 3। जितना होगा पावर में वही वैल्यू इसकी होगी, ये ध्यान रखिए। कहने का मतलब इसका फॉर्मूला है log बेस m n इज इक्वल टू, अगर m पावर n है, सॉरी यहां पर m पावर n है, ये इस तरह से है, तो इसकी वैल्यू m से m कटेगा तो ये n आ जाता है। ये फॉर्मूला है इसका, इस फॉर्मूले से बनता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। यानी जो यहाँ पर आधार में है उसी रूप में इसको भी बदलते हैं और जो पावर आती है वो पावर इसकी वैल्यू हो जाती है। अगला देखिएगा, हाँ 3 है तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी सही था इसका। बी में 3 दे रहा है क्योंकि 4 3 2 1.5 दिया है, तो बी ऑप्शन यानी 3 सही है इसका आंसर। अगला 101 101वां क्वेश्चन है। ये कहता है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। क्या कहते हैं, 3 माध्यिकाएं हैं, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज, इसको हम लेते हैं ऐसे, और इस त्रिभुज की माध्यिकाएं किसे कहते हैं, देखिए माध्यिका कहते हैं भुजा का मध्य बिंदु और उस मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, ये माध्यिका कहलाती है। इसी तरह इस भुजा का मध्य बिंदु यहां पर आएगा, इस भुजा का मध्य बिंदु यानी ये बराबर ये, इसी तरह ये बराबर ये, इसके सम्मुख शीर्ष ये आ गया। इसी तरह इसका मध्य बिंदु आ जाएगा करीब करीब यहां पर आ रहा है, यहां से मिलाओ इसको और ये आ गया। तो ये जो ओ आया, माना ABC त्रिभुज है, इसका जो ओ सेंटर आया इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड या केंद्रक या मध्य केंद्र। इसके 3 नाम हैं, याद करिए। इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं, हिंदी में केंद्रक या मध्य केंद्र कहते हैं। ये माध्यिकाओं के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं, इंग्लिश वाले समझ रहे हैं। माध्यिकाओं के यानी मीडियंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। हिंदी में कैसे समझिए, माध्यिकाओं के आपस में प्रतिच्छेदी बिंदु को, यानी 3 माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं या मध्य केंद्र कहते हैं। अब इस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे,
कि ये केवल इतना ही नहीं होता है, इसमें चार चीजें होती हैं। एक तो केंद्रक होता है, एक परिकेंद्र होता है, एक इंसेंटर अंतः केंद्र होता है, और एक जो है आपका ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। लंब केंद्र इस तरह से जो है चार होते हैं, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम फिलहाल इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 102वां क्वेश्चन। तो इसका केंद्रक कहलाता है, इस प्रश्न का आंसर जो है केंद्रक कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक। डी ऑप्शन सही है। 101 में डी ऑप्शन सही। अब है 102वां क्वेश्चन। देखिए, ये भी बड़ा रोचक क्वेश्चन है। 102वां क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुल, 400 मीटर ऐसे समझना है। देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कितनी जल्दी कर सकते हैं। 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को, एक पुल की लंबाई इतनी है, दूसरे पुल की लंबाई इतनी है, तो हम हमेशा जानते हैं कि दूरी बट्टे समय बराबर चाल होती है, और चाल उस आदमी की बराबर उस रेलगाड़ी के समान है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, बस इसी में नाचता है ये फॉर्मूला। ये 3 पॉइंट जो है याद रखने हैं, 3 टर्म। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी है, और नहीं, पुल 800 मीटर लंबा है, और रेलगाड़ी की लंबाई दी नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होता है, पुल की लंबाई धन रेलगाड़ी की लंबाई बट्टे उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? 100 सेकेंड। तो ये जो है रेलगाड़ी की चाल निकल आएगी, और यही चाल किसके बराबर होगी? क्योंकि चाल स्थिर है दोनों अवस्थाओं में। ये पुल की लंबाई धन रेलगाड़ी की, रेल तो एक ही है, रेल वही है, सेम है, एक्स ही लंबाई की है, एक्स मीटर लंबाई की, और ये 60 सेकेंड, यानी इसको समय को, इस पुल को पार करने में 60 सेकेंड लगते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 800 धन एक्स बट्टे 100 ये रेल की चाल है, और वही चाल जो है 400 धन एक्स बट्टे 60 है। क्यों हो गई भाई? देखो, 800 मीटर लंबा पुल है और x मीटर लंबी रेल है, तो पुल धन रेल की लंबाई बट्टे समय बराबर ये रेल की चाल निकलती है। उसी तरह से यहां पर भी पुल धन रेल की लंबाई बट्टे समय बराबर चाल, तो चाल दोनों स्थितियों में बराबर है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। देखिए काम बन गया ना। अब क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दो, बराबर के बाद है, दोनों डिनोमिनेटर में है, यहां नहीं होगा अभी, इसको काटना नहीं है, क्योंकि ये बंद है, ये अभी खुले नहीं है, इनको खोलना है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को यहां ले आओ, 6 गुणा ये आ जाएगा 800 धन एक्स, और बराबर 10 इधर चला जाएगा, 10 400 धन एक्स। तो ये आ जाएगा आपका, 6 से गुणा कर दो जी, 6 8 48 धन 6 से एक्स को गुणा करो 6x, बराबर ये आ जाएगा आपका 10, कितना हुआ, 10 चौको 40, 10 चक्के 40, 4000 धन 10x, ये आ गया। अब क्या करें, अब आ जाएगा आपका 6x है, ये 10x है, इसको उधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, 4800 माइनस 4000 बराबर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10x माइनस 6x। ये 6x जो है ये पक्षांतर कर दिया, समान पदों को एक साइड कर देते हैं। 4800 के साथ 4000 ले आए और 10x के साथ 6x ले आए, तो ये आ गया 4x, और इधर आ जाएगा आपका 800। तो सुलटा लिखिए, 4x बराबर 800, तो x बराबर आ जाएगा 800 बटे 4 बराबर 200। तो इसमें बी है ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है 200 है मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ रेल की लंबाई बराबर 200
मीटर है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, अभी इसको एक लास्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगाया, चाल बराबर दूरी बट्टे समय का फॉर्मूला लगाया। चाल के लिए क्या किया, दूरी ये है, पुल की लंबाई धन रेल की लंबाई बट्टे रेल द्वारा लिया गया समय, ये रेल की चाल कहलाती है। तो वही बिल्कुल सेम यहाँ पर है, दूसरे पुल की लंबाई धन रेल की लंबाई बट्टे उस पुल को पार करने में लिया गया समय, ये भी चाल है। चाल समान है दोनों, तो कंपेरेटिवली दोनों बराबर कर दिया, दोनों कंपेयर करके। तो ये जो है इसकी जो अज्ञात राशि एक्स है, एक्स जो माना था हमने, एक्स क्या माना था, रेल की लंबाई मानी थी। तो रेल की लंबाई एक्स जो है, ये रेल की लंबाई एक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स निकल आया। चलिए अब एक बड़ा रोचक क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है 103वां क्वेश्चन। 103 में है 1.5.5.9। ये डेसीग्राम है जी, क्या है, डेसीग्राम। इतना डेसीग्राम को कुछ नाप दे रखी है इसने, 15.59 ग्राम, 155 ये दे रखा है। पहले इसको समझ लेते हैं। पहले आप ऐसे समझिए इसको, ये केजी, हेक्टो, एचजी, केजी, एचजी, छोटा ही लिखते हैं उसको, चलो बड़ा ही लिख दो, कोई बात नहीं। केजी, एचजी, डीएजी, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, डीजी और सीजी और एमजी, मिलीग्राम। अब क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या अगर दी है आपको, इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका क्या है, यदि कोई भी संख्या दी है तो उसका जो इकाई का, अगर पूर्णांक में है वो संख्या, तो इकाई का जो अंक होता है वही उसकी यूनिट होती है। यानी डेसीग्राम ये है सेंटी, ये है मिली, ये है ग्राम, ये है डेका, ये है हेक्टो और ये है किलो। ध्यान दीजिएगा। तो 9 क्या है, डेसीग्राम है, तो डेसीग्राम कहां पर है, ये है डेसीग्राम, 9 यहां पर आएगा, बाकी इसको लिखते जाइए 5 1, ठीक हो गया। अब इसको हम कितनी तरीके से पढ़ सकते हैं, अब उसमें मिलान कर लीजिएगा। इसको हम पढ़ सकते हैं 1 हेक्टोग्राम के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 1.559 हेक्टोग्राम पढ़ सकते हैं, 1.559 हेक्टोग्राम पढ़ सकते हैं। दूसरा पढ़ने का तरीका इसका, आगे इसको देखिए, 15 ध्यान दीजिएगा जो है ये 15, यहां डेसिमल लगाएंगे तो 15.59 हाँ डेकाग्राम पढ़ सकते हैं, डेकाग्राम पढ़ सकते हैं। तीसरा हम 155.9 ग्राम पढ़ सकते हैं, 155.9 ग्राम पढ़ सकते हैं। और चौथा पढ़ सकते हैं, जो पढ़ाई है, लिखा दिया ही है उसने इतना। पांचवा पढ़ सकते हैं हम, ये 0 लिख देंगे, यहां पर डेसिमल आ जाएगा, 0.1559 की ग्रा पढ़ सकते हैं इसको। अगला और पढ़ना चाहे तो ऐसे पढ़ सकते हैं इसको, सेंटीग्राम, यहां 0 लगाना पड़ेगा, यानी 15,590 सेंटीग्राम पढ़ सकते हैं। 1 0 और लगा देंगे, यहां मिलीग्राम पढ़ना चाहे तो ये पढ़ेंगे 1,55,900 मिलीग्राम पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ने का तरीका देखिएगा। तो अब आप खुद ही बताइए, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन दिए हैं 15.59 ग्राम, 15.59 ग्राम नहीं है,
155.9 डेकाग्राम, 155.9 डेकाग्राम नहीं है। 0.015 अच्छा 0.1 आ रहा है तो 0.0 पूछ रहा है, वो केजी भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लास्ट में 1.559 हेक्टोग्राम, 1.559 ये सही है। तो ये ऑप्शन है डी ऑप्शन सही हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी समझ में ये क्वेश्चन आए होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। अपने साथियों में इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा जो अभियान है ये आगे बढ़ाने में हमको दिक्कत महसूस होती है। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड से भी कहिएगा और इसका लाभ उठाइएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। इसी तरह से सारे कॉम्पिटिटिव और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।